आज हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए हमें। मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करी है, बहुत सारी गलतियां करी है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ रिसर्च किया है एंड अपने हिसाब से जो मेरे लिए सूटेबल है उसके हिसाब से मैंने अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैंने फॉलो किया है, जिसके बेसिस पे मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो उसके बारे में मैं आज आपको एक आउटलाइन दूंगा, एक स्ट्रक्चर दूंगा। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लोग हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डू लेट मी नो कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूं कि नहीं। आज के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एक आउटलाइन में आपको दे दूंगा। हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं करियर के बारे में, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो भी मैंने सीखा है मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी बहुत ग्रोथ आपकी भी हो, मेरी भी हो, और पर्सनल फाइनेंस के बारे में, थोड़ा बहुत हेल्थ के बारे में। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉन टेक विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबा करके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे जो पहला स्टेप है वो है गेटिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो आपकी सेविंग्स जाएगी वो हेल्थ में ही जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन में ही जाएगी। आई हैव सीन सम ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स जिनके बहुत सारे पैसे हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस में चले गए। उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, उनके पास अवेयरनेस नहीं थी। तो इट्स नॉट गुड जब आपकी पूरी सेविंग्स हॉस्पिटलाइजेशन में चली जाती है। एंड देन मीन्स जब भी कोई आपका रिलेटिव यार कभी भी रिलेटिव या फिर फैमिली मेम्बर कभी भी हॉस्पिटल में रहता है तो अब उनकी जान बचाएं, पैसे बचाएं, तो एटलीस्ट पैसे का तो टेंशन नहीं हो। बहुत सारे तब अभी भी बहुत सारे और हेडेक्स भी आ जाते हैं उस टाइम पर। तो एक चीज़ तो हम लोग कवर कर ही सकते हैं, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस लो, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। डू लेट मी नो कि आप लोग वो देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि शायद से ऑलरेडी यूट्यूब पर है, अवेलेबल है तो गुड है। अगर आपको मुझसे जानना है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस लो पूरी फैमिली का। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा लो। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो कवर होनी चाहिए वो पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए। जो जितना बड़ा है उसके लिए उतनी बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। आप लोगों के लिए छोटी मोटी अमाउंट भी एट प्रेजेंट यहाँ पर चल जाएगी। और बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि उनको ऑफिस से मिल रहा है तो वो अलग सेपरेटली नहीं लेते। ऐसा मत करो, एक सेपरेटली भी लेके रखो, क्योंकि ऑफिस जब भी आप लोग स्विच करोगे, जॉब स्विच करोगे, तो जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस है वो वॉइड हो जाएगा। फिर आप लोग किसी नई जॉब में जाओगे, उनका नया हेल्थ इंश्योरेंस चालू होगा। तो अगर आप लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस को कंटिन्यू करोगे तो जो मेजर डिजीजेस रहती हैं या फिर पुरानी वाली जो डिजीजेस रहती हैं वो भी कवर हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाए, जो पैसे कमा रहा था, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट फैमिली मेम्बर्स को मिलनी चाहिए, जिसके थ्रू फाइनेंशियली उनको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़े। वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में फिर टर्म इंश्योरेंस भी आ जाते हैं, यूलिप प्लान्स भी आ जाते हैं। यूलिप प्लान्स में डेथ हो या नहीं हो आपको एक अमाउंट मिलती है। मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट, जिसमें आपको कोई अमाउंट नहीं मिलती है अनटिल एंड अनलेस किसी की वहाँ पर डेथ नहीं हो। लाइफ इंश्योरेंस को पैसे बढ़ाने के तरीके से मत देखो। सी लाइफ इंश्योरेंस एज की जो भी आप पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, उनको आपके जाने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े, एटलीस्ट इन फाइनेंशियल टर्म्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि पूरे फैमिली का यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जो कमा भी नहीं रहा है उनका भी करा लेते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर लिमिट भी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप लोग कमा रहे हो तो यू कैन गेट लाइफ इंश्योरेंस इजीली अप टू 1 CR 75 लाख्स, तो काफ़ी इजीली वो मिल जाता है। लेकिन जो नहीं कमा रहा है उनको इतने हाई अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उनको कम अमाउंट का मिलेगा और उनको प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि जो कमा रहा हो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस हो। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, डू लेट मी नो। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड। आपके इंश्योरेंस कवर हो गए, उसके बाद आपके पास रिजर्व फंड होना चाहिए। रिजर्व फंड किस लिए? इन केस आपकी जॉब चले जाए, इन केस जो भी आप काम कर रहे हो वो काम आपका नहीं चले, मतलब इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास कितने पैसे हैं जिससे आप सर्वाइव कर सको ईजिली, वो होती है रिजर्व फंड। कितने महीने की बनानी चाहिए? जैसे अगर आपके एक्सपेंसेस है मान लो 10,000 महीने का, तो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने की तो होनी चाहिए। दैट इज़ 60,000 रुपीज़ आपके पास आपके बैंक अकाउंट में लिक्विड फंड्स होने चाहिए। बैंक अकाउंट में, FD में, या फिर आपने किसी लिक्विड फंड में उसको इन्वेस्ट कर दिया हो। नाउ टाइम पीरियड अगेन डिपेंड करता है कि आप लोग किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 6 महीने में आप लोग वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकते हो तो 6 महीने की रिजर्व फंड रखो। फॉर मी, जैसा मैं बिजनेस करता हूँ वो काफ़ी डायनामिक है। अगर मैं यहाँ पे अपनी नई वेबसाइट भी सेटअप करता हूँ तो उसको 6, 7, 8 महीने तो लग ही जाते हैं ट्रैफिक लेने में। तो आई कीप रिजर्व फंड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स
12 मंथ्स 15 मंथ्स, तो उसके अराउंड मैं अपनी रिजर्व फंड रखता हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो रिजर्व फंड का पैसा हो वो रिजर्व फंड में हमेशा रहना चाहिए, उसको उठा के कहीं और मत इन्वेस्ट कर देना कि यार मार्केट डिप हुआ है, आई विल इन्वेस्ट, फिर पैसे वापस आ जाएंगे, वापस से मैं रिजर्व फंड में डालूंगा। वो चीज़ नहीं करनी है। रिजर्व फंड में गया तो वो वहीं पर ही रहेगा, कभी बाहर नहीं आना चाहिए अनटिल एंड अनलेस एक्चुअल में उसकी नेसेसिटी हो। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टिंग इन योर ओन बिजनेस। अब बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में कर दो, स्टॉक्स में कर दो, यू आर 21, जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी आपके रिटर्न्स आएंगे, उतने अच्छे रिटर्न्स आएंगे आपके। आई एग्री, दे आर राइट, बट जो सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी वो होगी आपके खुद के बिजनेस पे, आपके खुद के आइडिया पे। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, लाइक बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको करना रहता है लेकिन नहीं करते। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, या फिर इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग, तो सबसे पहले जो आपके पैसे हैं, जो आपकी सबसे पहले सेविंग्स है इंश्योरेंस और रिजर्व फंड के बाद में, वो जाने चाहिए आप ही के उस आइडिया के ऊपर, आपकी ग्रोथ के ऊपर। और पैसे मिलेंगे बिजनेस से, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, इंक्रीमेंटल नहीं मिलेगी। मतलब इतनी आपको किसी म्यूचुअल फंड, किसी स्टॉक में नहीं मिलेगी जितने अपने बिजनेस में मिलेगी आपको। तो इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस फर्स्ट। और अगर पैसे नहीं भी मिले तो भी जो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा आपको लाइफ में कि आपने ट्राई नहीं किया। तो इट्स ऑलवेज अ विन विन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पहले इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका कॉर्पस बड़ा नहीं बनेगा, बट वो सिर्फ दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। इफ़ यू हैव समथिंग, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, लाइक पर्सनली अगर मैं अपने वो पैसे इन्वेस्ट कर देता किसी म्यूचुअल फंड में तो आज उसकी वैल्यू होती, लेकिन उतनी नहीं होती जितने आज मेरे खुद के बिजनेस की वैल्यू है। लाइक स्टार्टिंग में वो छोटी छोटी अमाउंट भी मैटर करती है कि ठीक है 500 रुपये भी मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, जब उसके थ्रू मैं एक डोमेन नेम ले सकता हूँ, मैं एक वेब होस्टिंग ले सकता हूँ, मैं अपना खुद का ब्लॉग सेटअप कर सकता हूँ 2000 रुपये में। तो मैं क्यों जाऊँ किसी म्यूचुअल फंड की तरफ जब मैं एक ब्लॉग सेटअप करके उससे 1 लाख रुपये निकाल सकता हूँ 2000 रुपये इन्वेस्ट करके। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो इन्वेस्ट इन योर बिजनेस फर्स्ट। बट इफ़ योर प्लान इज़ टू हैव अ सेफ जॉब, या फिर आईटी में चले गए, टीसीएस में चले गए, डॉक्टर बन गए, या स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो फिर आपको बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन स्किप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे टाइप की म्यूचुअल फंड्स होती है। म्यूचुअल फंड्स अपने आप में एक ट्रैप भी हो सकता है। डेट है, इक्विटी है, फिर इक्विटी में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, सेक्टर आ जाते हैं, कुछ मल्टी कैप आ जाता है, स्मॉल कैप आ जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें भी। तो स्टार्ट करने के लिए द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स इज़ कि आप लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड वो होती है कि इंडेक्स जो होता है हमारे इंडिया का, दैट इज़ निफ्टी या फिर सेंसेक्स। निफ्टी में टॉप 50 जो कंपनीज़ हैं इंडिया की वो आ जाती हैं। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको हर महीने यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ, जो भी टॉप 50 कंपनीज़ है इस मंथ की आप उसमें इन्वेस्ट कर दो उस प्रपोर्शन में। मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो 10,000 वो डिवाइड हो जाएंगे उन टॉप 50 कंपनीज़ में। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। एक्सपेंस रेशियो मीन्स एक मैनेजमेंट की फ़ीस होती है जो म्यूचुअल फंड हाउसेस चार्ज करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में ज़्यादा मैनेजमेंट रहता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है पूरी लिस्ट। तो इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं होते हैं और ये सबसे सेफ बेट रहती है कि आप एक लार्ज कैप कंपनीज़ में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको लगता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी अगले 5 साल में, अगर इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी तो मतलब यहाँ पे निफ्टी भी काफ़ी हाई जाएगा, निफ्टी 50 भी यहाँ पे काफ़ी हाई जाएगा। तो वाई नॉट इन्वेस्ट इन दैट, कि अगर आपका 3 साल का या 5 साल का होराइजन है, गो फॉर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। काफ़ी सेफ ऑप्शन है 5 साल के हिसाब से, अगर आप बिलीव करते हो कि इंडिया की जीडीपी यहाँ पे ग्रो करेगी। तो मेरा भी जो मैक्सिमम पोर्शन है मेरे इन्वेस्टमेंट का वो इंडेक्स फंड्स में ही जाता है। यूटीआई की एक इंडेक्स फंड है निफ्टी वाली, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और एचडीएफसी की एक सेंसेक्स वाली भी इंडेक्स फंड है, उसमें भी मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स के बाद यहाँ पर आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स इज़ अ ट्रिकी थिंग, आपको काफ़ी सारी स्टडी भी करनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट पे करोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहोगे। और इन्वेस्ट करना इजी है, ट्रेडिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। मैं कैसे यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, आई पिक दोज कंपनीज जिसमें मुझे इंटरेस्ट है और जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक के रिलेटेड काफ़ी अपने वीडियोस बनाता रहता हूँ, मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है उसके बारे में। तो जो टेक बेस्ड कंपनी हो गई जो कि यूजुअली यूएस की रहती है, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई हो गई या फिर गोडैडी हो गई, विक्स हो गई, इसीलिए मैंने उन कंपनीज़ को यहाँ पे पिक करके रखा है कि मैं क्योंकि उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, मुझे न्यूज़ भी उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे पता चलती रहती है। अच्छा विक्स ने ये बनाया है, शॉपिफाई ने ये बनाया है, विक्स इज़ अ स्टिकी प्रोडक्ट, यहाँ पे इतने कस्टमर्स हैं जो कि स्विच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्विच कर ही नहीं सकते हैं वहाँ से। तो
इस तरह से देखता हूँ मैं, इस तरीके से सीखता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट हो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई इज़ देयर, कल को न्यूज़ आ जाती है कि अमेज़ॉन यहाँ पर अपना ई कॉमर्स स्टोर ला रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला रहा है सेलर्स के लिए, तो शॉपिफाई का बिजनेस वहाँ पे फिर पूरा डाउन हो जाएगा। यहाँ कोविड की वजह से जब लॉकडाउन हुआ था तो इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि शॉपिफाई की जो डिमांड है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे थे। ऑनलाइन आने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए आपको? शॉपिफाई चाहिए। डोमेन के लिए क्या चाहिए? गोडैडी चाहिए। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उनके शेयर प्राइजेस देन हाई जाएंगे ही, क्योंकि लोग वहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से जब आप लोग अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो, उनके स्टॉक्स के बारे में स्टडी करते हो, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में स्टडी करते हो, कितना उनका रेवेन्यू है, कितने उनके रिटेनिंग कंज्यूमर्स हैं, किस तरह से स्टिकी प्रोडक्ट है कि नहीं है, और कितनी उनकी मार्केटिंग है, कितने एक्सपेंसेस है, कौन CEO है, कौन स्विच कर रहा है, क्या इंटरनली चल रहा है, और बहुत सारे और भी चीज़ें होती है स्टॉक में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बहुत सारे और रेशियोज़ भी देखने पड़ते हैं। तो वो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, बट स्टार्ट उन कंपनीज से करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ना कि उन कंपनीज से जो आपको कोई यूट्यूबर रिकमेंड कर रहा हो। तो स्टार्ट विद दोज कंपनीज जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आखिरी आता है हमारे पास क्रिप्टो और NFT। दीज आर द मोस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आउट देयर। काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, 50, 60, 70% के अप डाउन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 1 महीने में उनका पैसा डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल। तो पीपल वांट टू मेक मनी क्विकली, और जितनी जल्दी ये लोग पैसा कमाते हैं उतनी जल्दी उनका पैसा चला भी जाता है। सो मुझे भी एट प्रेजेंट यहाँ पे क्रिप्टो या NFT का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में क्रिप्टो यहाँ पे स्टडी करना शुरू किया था जब इसका मार्केट बहुत ऊपर जा रहा था, तब मैंने रिपल के बारे में पढ़ा था, और बहुत सारे और भी कॉइन्स थे कि एक क्लोथिंग ब्रांड का एक कॉइन था, बिटकॉइन भी था, मतलब बहुत सारे मैंने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी मैंने स्टडी करने की कोशिश करी थी, मतलब जितने भी उस लेवल पे मैं कर सकता था। एंड देन उसके बाद अचानक से एक डाउनफॉल आया, और बहुत बड़ा डाउनफॉल था, और मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा अभी तो मैं इसको रहने देता हूँ, लेट्स फोकस ऑन बिजनेस ओनली। तो मैंने तब इन्वेस्ट किया था, एंड मेरी अमाउंट जो मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट करी थी, आज काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है मुझे उस अमाउंट के ऊपर। तो अभी मेरी स्ट्रैटेजी क्या है क्रिप्टो को लेकर के? आई इन्वेस्ट इन सम बेसिक कॉइन्स जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। इनकी मैंने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स देखे, अच्छा कैसे वर्क कर रहा है, अच्छा इथेरियम कैसे वर्क कर रहा है, अच्छा NFT भी उसी पर बेस्ड है, अच्छा ट्रांजेक्शन्स के लिए इथेरियम का यूज़ हो रहा है, अच्छा ब्लॉकचेन क्या है, और बिटकॉइन यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है पिक्चर में, बिटकॉइन के क्या क्या यूजेस है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, सोलाना यहाँ पे कैसे रिप्लेस कर सकता है इथेरियम को। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं अभी इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, एंड जो अभी एस्टैब्लिश प्लेयर है उसमें थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी सक्सीड होती है तो इट्स हार्ड टू सी बिटकॉइन एंड इथेरियम फेल। वो इतने बड़े बिग प्लेयर्स अब यहाँ पे बन गए हैं। तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी यही है कि 1-2 बड़े प्लेयर्स को आप लोग पकड़ लो, उसमें छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ, एंड एट द सेम टाइम स्टार्ट लर्निंग अबाउट देम कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे वर्क कर रही है, कंट्रीज क्यों इसको बैन कर रही है, डिसेंट्रलाइज क्या है, देन NFT क्या है। तो ये जितने भी सारी चीज़ें उसके बारे में धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दो। फोमो में मत रहो। ट्विटर पे जाओगे तो आपको फोमो हो जाएगा कि इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग करोड़पति हो गए, मिलियनियर बन गए क्रिप्टो से, NFT से। ठीक है, अभी काफ़ी बिगनिंग स्टेज पर है, तो यू स्टिल हैव टाइम। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो अगले 2 साल बाद, और 2 साल बाद भी इन्वेस्ट करके यू कैन मेक सम गुड मनी। तो डोंट बी इन अ फोमो कि अभी ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। अभी है टाइम, अभी ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। सो इस तरीके से यहाँ पर मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है। मैं इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। और चाहते हो कि अगर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोशिश करूंगा मैं जिस भी टॉपिक्स के ऊपर पॉसिबल हुआ हम लोग उसके बारे में बनाएंगे। या फिर अगर ऑलरेडी इंटरनेट पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल है तो मुझे नहीं लगता कि उसको रिपीट करने का कोई सेंस बनेगा अनटिल एंड अनलेस आई हैव सम माई ओन ओपिनियंस ऑन दैट। तो डू लेट मी नो कि आप लोग सुनना चाहते हो कि नहीं। और दैट इज़ इट फॉर दिस वन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।